आज के वैसे ही वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि जो स्क्रीनर पे नए स्टॉक्स आए हैं, कुछ 35 करीब कुछ हो गए, 35 या 36 हो गए हैं। तो जो नए स्टॉक्स आए हैं उनका फंडामेंटल चेक कि किस तरीके से नंबर्स हैं। अगर मैं मोटा मोटा ओवरऑल देखूं, वैसे स्क्रीनर पे तो काफी स्टॉक आ रहे हैं, बट रिजल्ट्स इतने कुछ अच्छे नहीं है। अगर आप देखोगे इतने सारे स्टॉकों में, वो बड़ा स्टैंड आउट टाइप का जो रिजल्ट आते थे हर बार, उस टाइप के रिजल्ट्स इस बार नहीं है। और शायद में भी जो एफआईआई की जो सेलिंग है, दो तीन जो क्वार्टरों से बेच रहे हैं, काफी टाइम से बेच रहे हैं ये लोग, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होगा। तो वैल्यूएशन जो जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं ये सारे मिड कैप्स एटलीस्ट, और वो जस्टिफाई नहीं कर रहे होंगे, तो एफआईआई की सेलिंग उसकी वजह से हो। तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो वही स्क्रीनर स्टॉक्स की जो नए ऐड हुए हैं उनके फंडामेंटल्स। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सुपर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि सुपर ट्रेंड को इस तरह के स्टॉक्स में कैसे यूज कर सकता है। सुपर ट्रेंड बड़ा बेसिक सा इंडिकेटर है, काफी लोग यूज करते हैं। और बट मैं थोड़ा सा अलग से करता हूँ, हो सकता है सब लोग यूज कर रहे होंगे, कुछ अलग नहीं है, बट हाँ, इस तरह के जो स्टॉक हमारे स्क्रीनर पे आते हैं, तो सुपर ट्रेंड को यूज करके ना थोड़ा सा इजी तरीका है बाइंग सेलिंग पॉइंट को ढूंढने के लिए। वैसे कोई पता तो नहीं लगा सकता, बट हाँ, एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ना हम लोग देख सकते हैं कि मतलब कम रिस्क पे ना आप उस पे प्ले कर सकते हो। तो इसलिए सुपर ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग दो तीन लास्ट क्वार्टर के स्टॉक उठाएंगे। क्या हमें उसमें किस तरीके से माइंडसेट मेरा रहा है स्टॉकों को लेके, क्योंकि मोस्टली सब में ना स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो इस बार का भी उसी तरह का ही कुछ सीन है। स्टॉप लॉस अभी तो नहीं हिट हुए हैं, क्योंकि एक ही दिन इस तरीके से ड्रास्टिक फॉल हुआ, फ्राइडे वाला जो फॉल था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और टेक्निकल्स देख लेंगे, जो स्टॉक्स मुझे ठीक लग रहे हैं उनका टेक्निकल कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर ठीक जगह पे है तो उसको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, देन फिर आपको रिस्क अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। सबसे पहले वैसे ही स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी के बारे में, ओवरऑल सेंटीमेंट के बारे में, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम बात करा था। अगर मैं चार्ट्स पे जाता हूँ, एक सेकेंड। लास्ट टाइम जब हम लाइव कर रहे थे, तो निफ्टी का जो इतना बड़ा मूवमेंट था, अगर आप इसको पूरा देखोगे, ये जो मूवमेंट है जिसकी वजह से मैं कॉशियस रहने के लिए बोल रहा था, मैंने ट्वीट भी किया इसके बारे में कि इस तरह के मूवमेंट, वो भी बिल्कुल प्रीवियस हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास अगर हो, तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करना चाहिए। और एक्सपेक्टेड ही यही था कि सेकआउट्स होंगे। तो पूरा वीक तो ठीक ठाक रहा। मंडे से अगर आप देखोगे तो मतलब ठीक ठाक बढ़ रहे थे थोड़े थोड़े मिड कैप वगैरह, सिलेक्टेड मिड कैप, सारे तो नहीं बढ़ रहे थे। बट ये जो फ्राइडे वाला फॉल है जिसकी वजह से नेगेटिव कैंडल वाला, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? अगर मेरा व्यू अगर आप देखोगे, तो मैं अभी ये नहीं सोच रहा कि ये बहुत ज्यादा ब्रेकआउट करके ना ऊपर चले जाएगा। मेरा ही जो एक्सपेक्टेशन है कि दो तीन वीक या एक दो वीक ना यहीं पे इसका कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद में भी जो है प्रीवियस हाई के आसपास जाए या ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। देखो, दिस इज गुड थिंग फॉर अस। मैं इसको गलत में नहीं ले रहा हूँ कि जो मार्केट फ्राइडे को गिर गए सारे मिड कैप स्टॉक वगैरह बुरी तरीके से, उससे क्या होगा, क्योंकि अपना जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग ये बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी में हमें क्या चाहिए, एक नीचे लेवल पे चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आए हैं, जिन स्टॉकों के बहुत अच्छे नंबर्स थे, उनका क्या हुआ कि जैसे रिजल्ट आए भागने लग गए थे, है ना? तुम्हें तो नहीं मिल रहा है ना, तुम तो नहीं ले पा रहे हो। तो ये मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा गिरे मार्केट। और मतलब ये जो आने वाले 1 और 2 वीक्स हैं, अगर कोई हमारे वॉच लिस्ट वाले स्टॉक हैं बहुत अच्छे, जिनके थोड़े बहुत अच्छे तो किसी के भी नहीं लग रहे मुझे अभी तक, एक दो को छोड़ के, तो जिनके भी स्टॉक है, कम से कम वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो अभी तक तो कोई एंट्री बना नहीं, क्योंकि जो स्टॉकों के ठीक ठाक थोड़े से रिजल्ट थे भाग गए थे, तो फोमो के सब लोग फोमो में ही घूम रहे हैं आजकल कि हम लोगों ने नहीं ले पाए दो तीन जो वीक में जो मूवमेंट हुई है अच्छी खासी, तो उसमें तो लोग काफी लोगों ने एंट्री नहीं कर पाया।
स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक है, क्योंकि हम तो वेट कर रहे हैं कि हमारे लेवल पे आए स्टॉक, जो हमारी स्ट्रैटेजी कहता है उस लेवल पे अगर आता है तो हमें लेना है। तो ये जो फॉल आए, अगर आता है एक दो वीक में, अगर इस तरह के फॉल आते हैं तो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप उन स्टॉकों में एंटर कर पाओ जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और जो आपके वॉच लिस्ट में है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक दो वीक ना इस तरह के नेगेटिव कैंडल ही होने चाहिए। बहुत ज्यादा इस तरह का कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट भी नहीं है, और रिजल्ट्स आ रहे हैं स्क्रीनर पे, बट अदरवाइज ना रिजल्ट सीजन इतना अच्छा नहीं है इस क्वार्टर का। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली रहना है, और अपने जो लेवल्स हैं, जो आपने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं स्क्रीनर के आने के बाद, उनके जो लेवल्स हैं ना उनको क्लियरली वॉच करना है। तो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में सबका यही प्रॉब्लम था कि हम लोग कहाँ पे एक बाइंग इनिशिएशन होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बात भी करा था सुपर ट्रेंड के बारे में, तो मैं टेक्निकली देखूंगा कि किस स्टॉक का ना कहाँ पे सुपर ट्रेंड के आसपास है। मैं करंट स्टॉकों के बारे में बाइंग सेलिंग रेकमेंड नहीं कर सकता, सेबी की गाइडलाइंस है, और ना ही आप लोगों को मेरे जो भी स्टॉक में बोलता हूँ या जिस लेवल पे बात करता हूँ आप लोगों को उसको एज ए रिकमेंडेशन लेना चाहिए। बट हाँ, एक मैं स्ट्रैटेजी समझा दूंगा, और आपको जितने स्टॉक हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है या खराब रिजल्ट है, जो अच्छे रिजल्ट वाले जो आपके वॉच लिस्ट में है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप ले सकते हो। तो मैं पुराने एक दो क्वार्टर के देखूंगा, दो तीन स्टॉक की किस तरीके से एंट्री बन सकता नहीं बन सकता था, उसी सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके तो करंट वाले स्टॉक पे आप लोग जो है उसको देख सकते हो। इंडेक्स पे मुझे कुछ ज्यादा अभी अपडेट्स है नहीं, क्योंकि अगर आप मिड कैप 100 को देखोगे तो वो भी सेम ही रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी सेकआउट एक्सपेक्टेड था जो कि हुआ, और हो सकता है एक दो कैंडल और नेगेटिव बने। अगर नेगेटिव बनता है तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सब सारे इतने भाग गए हैं 2-3 वीक में, तो आप वैसे ही एंट्री नहीं कर पा रहे हो, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री लेवल पे है भी नहीं कोई स्टॉक। तो इस वाले सिनेरियो में तो ये चाहिए कि ये थोड़ा सा गिरे, और तो क्योंकि इंडेक्स लेवल पे अगर मिड कैप गिरते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो स्टॉक होंगे वो भी गिरेंगे, तो बाइंग लेवल पे आ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि सेकआउट और थोड़ा होना चाहिए कमिंग वीक में। तो वी शुड टेक दिस एज ए अपॉर्चुनिटी टू एंटर जो अच्छे वाले स्टॉक हैं। ऑटो पे ध्यान देना है। लास्ट वीक में भी मैंने यही बोला था कि ऑटो सेक्टर पे ध्यान दो, क्योंकि ऑटो और ऑटो एंसिलरी वाले जितने भी स्टॉक है ना उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ना पॉजिटिविटी है। क्योंकि किसी ने मुझे लास्ट वीक में पूछा था कि ये ट्रेड डील की वजह से क्या होगा, ऑटो सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मैं यही मेरा व्यू था कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी भी मुझे उसी व्यू पे ही मैं स्टैंड कर रहा हूँ कि ऑटोस, जो स्टॉक जिनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, चाहे एंसिलरीज हो चाहे ऑटो मेन ऑटो स्टॉक्स हो, उनको ध्यान रखना है। अभी भी इस क्वार्टर में भी वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए जो स्टॉक्स आ रहे हैं वॉच लिस्ट में ऑटो वाले, उस पर प्रॉपर फोकस रखो। और अगर नेक्स्ट अगर हम इंडेक्स देखते हैं, मेटल ये है मेरे उसमें, बट मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा। मेटल से मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा, तो इसलिए मैं इसको या तो डिलीट कर दूंगा या से हटा लूंगा। बट मेटल से रिलेटेड कोई स्टॉक भी इतना आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दूर रहना है इसमें। कैपिटल गुड्स अभी भी मेरा पॉजिटिव व्यू है। लास्ट क्वार्टर में भी मैं पॉजिटिव था, बट परफॉर्म नहीं किया। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो कैपिटल गुड्स के कंपनीज आ रहे हैं स्क्रीनर पे ना, उन पे मेरा फोकस रहेगा। और अगर आप ये देखोगे 3 क्वार्टर में कोशिश कर रहा है आउट परफॉर्म करने की अदर इंडाइसेस को। बट हाँ, इसको ये नहीं कि कैपिटल गुड्स का कोई भी कंपनी आ गया तो आप उसको क्या करो, ब्लाइंडली बाय कर लो क्योंकि वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनी है ना। तो वो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। केयरफुली देखना है किसी स्टॉक के बहुत अच्छा नंबर है और वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है या ऑटो से रिलेटेड है, उन दोनों पे थोड़ा खास फोकस रखना है। अदरवाइज जो है बाकी स्टॉक तो जो आ रहे होंगे उनके नंबर्स अच्छे आएंगे तो उसके हिसाब से बात करेंगे। बट हाँ, इससे रिलेटेड कोई स्टॉक्स आते हैं तो उसको आप वॉच लिस्ट में भी रखो, और थोड़ा ट्रैक भी करना है अच्छे से। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेटल तो हो गया और आईएनआर के बारे में हो गया। तो आईएनआर ठीक ठाक है, थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ, बट एक्सपेक्टेशन मेरे को थोड़ा सा ज्यादा था जो कि नहीं हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 89-50 के आसपास या 15 के आसपास आना चाहिए, बट ऐसा कोई आउटफ्लो न्यूज फ्लो नहीं है जिसकी वजह से जो है इस तरह का फॉल होगा। बट
फिर भी थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है आईएनआर के डिप्रिसिएशन को लेके। हो सकता है थोड़ा सा गिर जाए, अगर गिरता है तो बड़ा अच्छा सिनारियो है, इसको भी ट्रैक करके रखना है। इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एफआईआईडीआई के बारे में। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से उल्टा था। मैं ये सोच के बैठा था कि 2 वीक्स से जो है थोड़ा थोड़ा सा बाइंग हो रहा है, तो हो सकता है आगे जाके बाइंग होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी इस तरह के सिनारियोज होते हैं कि एफआईआई बाई बाय करना चाहिए, मतलब बाइंग उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से अब 2 वीक से तो पॉजिटिव नंबर्स एटलीस्ट आ रहे थे। अगर लास्ट वीक के नंबर देखोगे तो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए भरोसा नहीं करना। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा वेट करना है कि 2 बार अगर बाय कर लिया उन्होंने 2 वीक्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके जो है वो इनकी बाइंग आने लगेगी ओवरऑल मार्केट में। अब पता नहीं ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं एक सेकंड इसको ऊपर कर लेता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, अगर 2 वीक्स में देखोगे ना, तो एटलीस्ट कम से कम पॉजिटिव नंबर थे। मतलब प्रीवियस वीक से लास्ट के उनके 2 वीक छोड़ के देखोगे तो, बट इस वीक में फिर नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना जो ये नंबर आ रहे हैं ना। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन यही है कि एफआई की बाइंग आएगी, बट कब आएगी वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए नंबर्स पे ही भरोसा करना है। जब नंबर्स आने लगेंगे तब जाके मानना कि हाँ, एफआई जो है बाइंग मोड में आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव चीज होगा। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन से उल्टा किया है इन्होंने लास्ट वीक में, तो एफआईडीआई एक्टिविटीज को थोड़ा सा केयरफुली देखना है। तो ये तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के बारे में। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये वाला जो वीक है तो इसमें थोड़ा सा सेकआउट्स होंगे, और बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी भी नहीं है। रिजल्ट सीजन एज एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं रहा, क्योंकि मोस्टली सारे कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, और कोई बहुत ऐसा तोड़ फोड़ टाइप का रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसे लास्ट 2 क्वार्टर्स में आ रहे थे, अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट इस बार क्या है कि रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस होके ट्रेड करना है। थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रहो। मतलब मैं रहूंगा, आप अपने हिसाब से सोच लेना, जैसे ऑटो एंड कैपिटल गुड से रिलेटेड। और आईटी से दूर रहना है, कब से बोलता आ रहा हूँ, आईटी से रिलेटेड कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं अवॉइड करो उनको। एक सेक्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट वीक में उसको कंफर्म कर दूंगा, पावर सेक्टर। पावर की कंपनीज से पावर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज आ रहे हैं ना, उनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। स्क्रीनर पे है या नहीं अभी देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज पावर सेक्टर पे भी, पावर वाले कंपनीज पे ना थोड़ा सा फोकस रखना है उसमें। उनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, पावर का इन सब से ना अच्छा है। कैपिटल गुड्स को ले लो, या फिर आप ऑटो को ले लो, इस तरह के जो सेक्टर हैं इन सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर पावर से रिलेटेड कोई कंपनी आता है तो उसको वॉच लिस्ट में रखो, और मैं नेक्स्ट वीक कंफर्म कर लूंगा कि पावर सेक्टर को एज ए होल हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। मैं एक वीक और इंतजार करना, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से कि एक वीक अगर आउट परफॉर्म कर गया तो हम मान लें कि जो है ना पावर सेक्टर पूरा क्वार्टर अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। तो एक वीक और देखना होगा, उसके बाद अगर वो ऐसा लगता है कि हाँ आउट परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है कंपेयर टू अदर इंडाइसेस और सेक्टर, देन फिर उसको हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए पावर सेक्टर पे नजर बना के रखो, नेक्स्ट वीक हम कंफर्म कर लेंगे उसको। अब आते हैं हम लोग जो न्यू कंपनीज आए हैं, बड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही स्टॉक है इसमें, शायद 10-12 हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो एक दो क्राइटेरिया अगर शुरू में फुलफिल नहीं होते हैं तो हम उसको वो नहीं करेंगे। एक की एल्पेक्स सोलर करके है, इन सब के बारे में तो नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैंने इसको सॉर्ट किया है। अच्छा है, एक चीज मुझे और बोलना था कि अब जब रिलेटिव स्ट्रेंथ की पिछले क्वार्टर में, अगर आप लोगों को याद होगा, जब रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो फ्राइडे वाला फॉल था, तो फ्राइडे वाले फॉल में सारे कंपनीज, मतलब सारे स्टॉक्स गिरे, मोस्टली स्टॉक्स गिरे थे, और इंडाइसेस भी गिरे, सब कुछ गिरे। तो उस टाइम पे आउट परफॉर्म कौन कर रहा है ना, और अगर वो स्क्रीनर वाले स्टॉक पे ना, उस पे ध्यान दो। इसी वजह से मैंने आ, इसको ना ये 1 डे के रिटर्न में, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वाले के रिटर्न के हिसाब से ना मैंने इसको सॉर्ट करके रखा हुआ है कि कौन से हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस वाले पर्टिकुलर डे पे। क्योंकि जब सारे गिर रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होगा इनमें अच्छा, है ना। तो इस तरह का ना देखा करो, जब किसी दिन बहुत ड्रास्टिक फॉल हो जाता है
उस वाले डे में ना आप सॉर्ट करके देख सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं स्क्रीनर में और आपके वॉच लिस्ट में जो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और सबके फॉल के साथ वो लोग नहीं गिर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव बायस उन स्टॉकों पे रख सकते हो। अब आ जाते हैं जो स्क्रीनर स्टॉक है उनके बारे में एक एक करके मैंने सॉर्ट कर दिया है, तो वैसे देख लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया नया स्टॉक है स्क्रीनर पे। अगर आप इसको सेल्स ग्रोथ देखते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे देख लो चाहे वाई वाई देख लो, दोनों बहुत अच्छा है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। अगर आप मैक्स करके देखते हो इसको तो ऐसा कोई ट्रेंडिंग स्टॉक तो नहीं है, बट हाँ एक चीज पॉजिटिव दिख रही है कि इस वाले लेवल से ही बाउंस मारा है, प्रीवियस लो को नहीं काटा इसने, और एक काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ है यहाँ पे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से रिएक्ट करता है। और अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो, दिसंबर के नंबर्स हाईएस्ट हैं, सीजनैलिटी इसमें है नहीं, मार्जिन बहुत अच्छा है 29%। ये थोड़ा सा मैंने पहले भी बोल रखा है आप लोगों को कि अगर किसी स्टॉक में ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन हो जाए जो कि ट्रेंड के खिलाफ हो, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके देखना होता है ना कि क्या ऐसा रीजन हो गया होगा जिसकी वजह से ना मार्जिन जहां 13, 9, 8 ऐसे रहा करता था, अब मार्च में कभी एक 30% था, 29% किया होगा, क्या रीजन है? अगर वो रीजन जस्टिफाइड है देन तो ठीक है, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन ग्रोथ का कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए तभी उसको अच्छा माना जाएगा। और अगर आप शायद इस मार्जिन की वजह से प्रॉफिट भी हाईएस्ट है और सेल्स हाईएस्ट है, मार्जिन तो हो गया, अदर इनकम भी ठीक ठाक है। और अगर एनुअल देखोगे तो एनुअल नंबर्स अच्छे नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट एनुअल देख रहे हो तो एनुअल हाईएस्ट नहीं है मार्च तक का नंबर है ना, बट टीटीएम लेवल पे दिखा रहा है तो हो सकता है होगा एक क्वार्टर, और अगर दिसंबर में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है इससे ज्यादा ही होगा। और ओपीएम ठीक है इसमें, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, तो सिर्फ सेल जो है वो हाईएस्ट नहीं है, दिसंबर में हो सकता है, बट अगर अभी हम किसी कंपनी को देख रहे हैं ना तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है कि एनुअल लेवल पे हाईएस्ट नहीं है। मे बी उसी रीजन की वजह से ना ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे ना, नंबर आने के बाद भी ना ये गिर रहे हैं, गिर रहा था मतलब। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो एनुअल लेवल पे देखना चाहिए। बैलेंस शीट पे अगर आप देखते हो तो बोरोइंग्स ना के बराबर है कंपेयर टू सेल्स, और कैश फ्लोज पॉजिटिव है इसके। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखते हो तो कोई ऐसा चेंज है नहीं, 51% पे फ्लैट है। एफआईआई ने थोड़ा सा बढ़ा है विच इज अ गुड थिंग, और डीआईआई नहीं बेच रहे हैं। और गवर्नमेंट का थोड़ा सा है चलेगा, बट ये है कि पब्लिक के पास कम हुआ है थोड़ा सा, बट 27% भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं इस पे व्यू लेना चाहूँ तो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है, बहुत अच्छा नहीं है। दो तीन चीजें इसमें गड़बड़ है, दो चीजें गड़बड़ है। एक तो जो ये मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है उसका रीजन क्या है वो पता करना पड़ेगा, अगर आप डिटेल में जाके देख सकते हो उसके पीछे लॉजिकल रीजन है तो ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसका जो एनुअल सेल्स है वो हाईएस्ट नहीं है, यही दोनों रीजन है, बाकी तो नंबर्स ठीक लग रहे हैं इसके। और रिजल्ट ठीक होना नहीं होना एक चीज का और भी इंडिकेशन रहता है कि जब आप ये देखते हो ना कि रिजल्ट आया और स्टॉक भाग जाता है ना 10-12%, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया जो क्योंकि हम लोग नहीं कर पाए, तो उसको भी थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लेना है कि रिजल्ट आने के बाद ना कोई अगर स्टॉक भाग जाता है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। हम्म, ये लास्ट क्वार्टर का स्टॉक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, बट वाई वाई अच्छा लिख रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सीजनैलिटी देखते हैं। मैक्स करके चार्ट देख लो, चार्ट्स तो अच्छे लग रहे, चार्ट अच्छा है इसका, काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है। प्रीवियस वाला जो हाई था, मतलब इससे पहले वाला जो हाई था वहीं पे वहां से ही बाउंस मारने की कोशिश कर रहा है। नंबर्स और डिटेल में देखना पड़ेगा, और इसमें सीजनैलिटी है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। अब मान लो ये 51 से ना 50 हो गया, तो जब ये गिर रहा होता तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 क्वार्टर्स का देख लेते हैं। अब इसमें देखो ये तो बढ़ा हुआ था सितंबर टू दिसंबर, और अगर इसमें भी देखोगे सितंबर टू दिसंबर बढ़ा हुआ था, एक सितंबर और है नहीं, तो सीजनैलिटी तो नहीं है इसमें, सेल गिरा ही है इसमें।
मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा नहीं, 3% अच्छा खासा एक्सपेंशन है। और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट नहीं है, रीजन ये हो सकता है क्योंकि 68 जून में कभी होता था इसका। तो कुछ ना डाइसी सा नंबर है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि बढ़ा कम हुआ क्या हुआ, ज्यादा डिटेल में है नहीं इसमें। और अगर आप एनुअल सेल्स देखते हो, एनुअल तो सारे फुलफिल कर रहा है। बोरोइंग्स जीरो है। एक गुड थिंग ये है कि प्रमोटर्स को बड़ा भरोसा है अपनी कंपनी में, 71% का उनके पास है और एफआईआई के पास है, जो कि बेच नहीं रहे हैं वो। तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन होगा कि आगे जाके अच्छे नंबर्स आ जाएं उस वजह से, मे बी। बट हम अगर अपना क्राइटेरिया देखते हो तो वो तो फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो मिक्स काइंड ऑफ, मिक्स से भी थोड़ा दूसरे साइड पे ले लो नंबर्स को। और नेक्स्ट अगर देखते हैं आइनॉक्स इंडिया, सिक्का जो है किससे रिलेटेड है सेक्टर, कैपिटल गुड्स से, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे नंबर थोड़े से डाइसी हैं, बट कैपिटल गुड्स का है तो इसलिए उसको वॉच लिस्ट पे रखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। बट क्वार्टरली नंबर बिल्कुल अलग है, कुछ कभी बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है इसमें। तो वही एक बड़ा कंसर्न है। आइनॉक्स इंडिया अगर हम देखते हैं नंबर्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल भी ठीक है, बट प्रॉफिट गिर गया, रीजन देखना पड़ेगा। वाई वाई ठीक है नंबर्स। और अगर आप इसको मैक्स करके देखते हो, देखो इस तरह के चार्ट्स पे ना मैं भरोसा ही नहीं करता, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। हाँ, आगे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये देख लेना कि अगर ये इसके बाद काटता है ना, उसके बाद कोई अगर टेक्निकल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है तो अलग बात है। बट वैसे इस तरह के चार्ट्स को मैं अवॉइड करता हूँ, बट है कैपिटल गुड्स का, तो इसलिए देख रहे हो जितने सारे कंपनीज हम लोग देख रहे हैं। और मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है, तो मतलब उस वाले दिन में जो गिरे, तो मोस्टली देख रहे हो तो कैपिटल गुड्स के ही आ रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कैपिटल गुड्स को ध्यान रखना। बट हाँ, रिजल्ट्स भी सही होना चाहिए ना, और चार्ट्स का स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए। तो मैक्स करके देख रहे हैं तो कोई ऐसा है नहीं, इसके बाद अगर ये क्रॉस करके थोड़ा रहता है कुछ दिन ऊपर तो अलग बात है, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल सेटअप ओनली। अगर हम सेल देखें इसका, तो हाईएस्ट है इसमें। मार्जिन तो फ्लैट है इसमें। अच्छा, अदर इनकम पहले 13-14 करोड़ हुआ करता था, इस क्वार्टर में नहीं है, तो जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट नहीं हुआ। अदरवाइज अगर 13 करोड़ का और आ जाता है इसमें तो फिर आ जाता, तो ये अदर इनकम की वजह से ही है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और एनुअल लेवल पे ठीक है नंबर्स, सेल्स भी हाईएस्ट, प्रॉफिट हाईएस्ट, ओपीएम मार्जिन स्टेबल है। बोरोइंग्स को कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, चलेगा इतना। और कैश फ्लोज पॉजिटिव है। कोई कंपनी को अपने पे बहुत भरोसा है, 75% है इनके पास, और ना एफआईआई बेच रहे हैं ना डीआई। डीआई तो बाय कर रहे हैं। तो अब ये भी अगर आपको रखना होगा, एक ही रीजन है, कैपिटल गुड्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इस यही एक रीजन है। बट टेक्निकली ठीक नहीं है, टेक्निकल तब ठीक माना जाएगा ये जब ये वाला लेवल जो है ना, ये कौन सा लेवल है, 1250 के ऊपर थोड़े दिन ट्रेड करे ना, उसके बाद फिर ठीक माना जाएगा। अदरवाइज ये टेक्निकली सेटअप ठीक नहीं है इसका। और इसके बाद एल्पेक्स सोलर, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट में इतना, बॉटम लाइन पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं, रीजन देखना पड़ेगा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई जो सेल्स ग्रोथ है वो ठीक है। अगर हम इसको मैक्स करके देखते हैं, अभी भी ऐसा कोई ट्रेंडिंग तो नहीं लग रहा है स्टिल। कैपिटल गुड्स का है इसलिए इसको ध्यान रखना है। मतलब अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल गुड्स का है ध्यान रखना है, तो इसका रीजन क्या है? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल गुड्स का होगा तो तुम कुछ भी ले लो। कैपिटल गुड्स में पहले भी स्टॉक्स आ रखे हैं, ये भी स्टॉक हैं, तो तुम्हें रेट करना पड़ेगा कि मान लो 10 स्टॉक आए हैं कैपिटल गुड्स में, और 10 में से, अब मान लो तुम फॉल में कैपिटल गुड्स से रिलेटेड ही कंपनी लेनी होगी, तो तुम्हें जिसके तुम्हारी रेटिंग अच्छी होगी ना, उन पे फोकस करोगे, ना कि कैपिटल गुड्स है तो कुछ भी ले लो करके। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अच्छे होने चाहिए नंबर्स, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूं तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ना कि कैपिटल गुड्स से तो किसी पे भी प्रेफरेंस देने लग जाओ, है ना। और इस पे सेल्स अगर हम देखते हैं, है तो हाईएस्ट इसमें सेल्स,
1% का मार्जिन ड्रॉप है विच इज बेरेबल, चल सकता है ये हाईएस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ का यहाँ पे अगर अदर इनकम आ जाता तो ये 56 हो जाता है, तो सही हो जाता है ये, है ना। और थोड़ा सा अगर टैक्स पे देखोगे 29%, तो नंबर के वाइज ठीक है, क्वार्टरली नंबर्स इसके ठीक है, ठीक माने जाएंगे। और एनुअल भी ठीक है, मार्जिन्स ठीक है 16%, और एनुअल लेवल पे प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। बोरोइंग्स 174 करोड़ से कंपेयर टू सेल्स, अब ये थोड़ा सा ज्यादा है हमारे थ्रेशोल्ड से, तो बोरोइंग का एक कंसर्न रहेगा इस पे, कुछ ना कुछ किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है जिसकी वजह से ना चार्ट्स में प्रॉब्लम होता है। और अगर आप कैश फ्लोज देखते हो तो पहले तो नेगेटिव रहा मतलब 3 सालों में, बट इस बार कम से कम पॉजिटिव है, विच इज गुड थिंग। प्रोमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, ये एफआईए बाय कर रहे हैं, और इस वाले सिनारियो में अगर एफआईए किसी को बाय कर रहे हैं ना, तो उन पे तो थोड़ा सा खास नजर होना चाहिए, तो इसलिए ये ठीक है। तो कैपिटल गुड्स में अगर आप मोटा मोटा देख रहे हो ना, तो एफआईआईज भी थोड़े से इंटरेस्टेड हैं, तो इसीलिए मैं कैपिटल गुड्स पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। और कौन से स्टॉक है इसके बाद है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, गारवेयर टेक्निकल फाइबर, वाई वाई ग्रोथ भी अच्छा है। अगर आप मैक्स करके देखोगे, पहले बड़ा अच्छा स्टॉक हुआ करता था ट्रेंडिंग, बट अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक चीज अच्छी है कि जो पुरानी इसके लोअर लोज थे उससे कम से कम उससे पहले बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार नंबर देख लेते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है, और इसमें सीजनैलिटी है, रीजन क्योंकि लास्ट के 2 क्वार्टर देख रहे हो ना, तो दिसंबर का नंबर सितंबर से कम आता है। इसमें भी देखो दिसंबर का नंबर सितंबर से कम आता है, और मार्जिन भी कम होती है, देखो 21 से 18, 22 से 18। इस बार ना सितंबर से दिसंबर ज्यादा है, विच इज गुड थिंग, ये ध्यान रखना है। मार्जिन एक्सपैंड हुआ है क्योंकि सितंबर से दिसंबर हमेशा गिरता है, पहले पुराना देखोगे, बट इस बार 14 से 18 हुआ है, तो और बट 18 जो है ना इसका ट्रेंड है, तो 18 को बहुत ज्यादा वो मत मानना, ये कम हो गया था किसी रीजन की वजह से जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं किया होगा, बट 18% अपने प्रीवियस मार्जिन पे आ गए, जो कि अच्छी बात है। सेल्स हाईएस्ट नहीं है कि रीजन यही है क्योंकि इसमें 23% करीब मार्जिन था, इस वजह से है, इस वजह से सेल्स हाईएस्ट नहीं है, अदरवाइज एक बार यहाँ पे भी 22% है। सीजनैलिटी है तो इसमें हाईएस्ट वाला क्राइटेरिया फुलफिल, मतलब हाईएस्ट वाला क्राइटेरिया पे ध्यान नहीं देंगे, नंबर्स अच्छे माने जाएंगे क्वार्टरली इसके। और अगर एनुअल देखते हो तो नंबर्स फुलफिल कर रहे हैं, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। बोरोइंग्स 132 करोड़ का है, अगर आप सेल्स देखते हो तो 10% के नीचे, विच इज ओके। कैश फ्लोज आर पॉजिटिव, और मार्जिन मार्जिन कह रहा हूं मैं, प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, ये जो थोड़ा सा सेल हुआ होगा 1%, अब 1% थोड़ा सा पब्लिक ने लिया है, थोड़ा सा प्रोमोटर ने ले लिया है, जो कि प्रोमोटर का लेना तो ठीक बात है, बट पब्लिक का लेना सही बात नहीं है। और अगर टेक्निकली देखते हो तो सिर्फ प्रीवियस लो को वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। नंबर्स मोटा मोटा ठीक है क्योंकि सीजनैलिटी वाला स्टॉक है ये। बालू फोर्ज ये पुराना स्टॉक है, सबको पता है इसके बारे में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ठीक है, वाई वाई सेल्स ठीक है। अगर हम इसको मैक्स करके देखते हैं, इसके टेक्निकल मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि ना कोई ट्रेंड है ना कुछ है, प्रीवियस लो को भी काट के नीचे चले गया था, अभी थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा होगा मे बी, बट एक ही चीज है, कैपिटल गुड्स है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। और इसमें क्या सीजनैलिटी है, नहीं, मुझे सीजनैलिटी का भी नहीं पता चल रहा है इसमें, क्योंकि 223 से 256 हो गया है, एक क्वार्टर में गिर गया था, इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है, तो कोई ट्रेंडिंग तो है नहीं, तो आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंपनी जो मुझे पता ही नहीं चलता कि सीजनैलिटी है या नहीं है, क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहे होगा ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो सेल्स भी हाईएस्ट है और प्रॉफिट हाईएस्ट है, बट कोई ट्रेंड नहीं है इनके, ना सेल्स में ना प्रॉफिट में, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नंबर्स, एनुअल नंबर्स सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं जो हमारे होते हैं। से बोरोइंग्स 82 है कंपेयर टू 300, ये भी ज्यादा है थोड़ा सा, नहीं सॉरी कहाँ गया है, दिसंबर मार्च 24 करोड़ का है, अगर तो 84 है तो ठीक माना जाएगा, इसको छोड़ देना इसको।
और कैश फ्लो पॉजिटिव। प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। एफआईए थोड़ा सा बेच रहे हैं और कहाँ जा रहा है ये, पब्लिक के पास जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इतना भी ज़्यादा नहीं बेचा है, जो इतना भी ज़्यादा नहीं चलेगा, बट ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ठीक है, कैश फ्लो के हिसाब से ठीक है, बैलेंस शीट भी ठीक है। और अगर एनुअल देखते हो नंबर, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, क्वार्टरली वाले नंबर्स के साथ है, कोई ट्रेंड नहीं है। थोड़ा टेक्निकली देखना पड़ेगा, टेक्निकली अगर अच्छा लगे, अच्छा ट्रेंडिंग रहे, तब उसको कंसिडर कर सकते हैं। विजय डायग्नोस्टिक, ये भी सेल्स के नंबर क्वार्टरली अच्छे हैं नहीं, बट वाई वाई नंबर्स ठीक है। मैक्स करके देखो, इस तरह के चार्ट्स को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये फ्लैट पड़ा हुआ है, कुछ भी हो रहा है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ इसमें, टेक्निकली अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर ये देखोगे तो शायद ऑटो से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ डाउन है, बट वाई वाई सेल्स ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा सीजनैलिटी है या नहीं है। ये भी फ्लैट काइंड ऑफ चार्ट है, इसमें कुछ होता नहीं है, तो इसको वैसे टेक्निकली तो अवॉइड करना चाहिए, बट नंबर फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि ऑटो का है। नंबर भी हाईएस्ट नहीं है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, ना टेक्निकली ठीक लग रहा है, ना नंबर्स के बेसिस पे ठीक है, ना ही नंबर के बेसिस पे ठीक है, ना ही टेक्निकली ठीक है। ये लास्ट क्वार्टर का स्टॉक है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वाई वाई देखोगे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैक्स करके देख लो, छोट बहुत ज्यादा डेटा है नहीं, बट चार्ट भी इतना कुछ अच्छा नहीं है। अगर ये प्रीवियस आई को काट के होल्ड करता है ना, तब थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं इसको। और अगर क्वार्टरली नंबर्स देखते हो तो क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर रहा है ये। 5-6% का ही होता है, 12% किसी वजह से आ गया होगा एक बार में, बट 6-7% मार्जिन ठीक है इसका। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है 29 से, ये 12% में 29 था, 6% में 30, विच इज वेरी गुड। और एनुअल नंबर पहले हमने देखा हुआ है, नंबर एनुअल बेसिस पे तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये। बोरोइंग्स 185 करोड़ से कंपेयर टू चलेगा, क्योंकि 20% के ऊपर तो नहीं जा रहा है, एटलीस्ट 10% है, छोटी कंपनी है तो चलेगा, क्या है मार्केट साइज है इसका, 2200 करोड़ की कंपनी है। और कैश फ्लोज नेगेटिव है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट बहुत छोटा सा नेगेटिव है, कंसिडर कर सकते हैं। एफ आई आई की भी होल्डिंग है, थोड़ा सा इन्होंने बेचा, बट डी आई ने बेच दिया, जो कि पब्लिक ने ले लिया, ये बड़ा कंसर्न है। मैं इस तरह की चीजों पे वो नहीं होता, ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बट मुझे इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है। 74% जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स हैं, उसमें से 20% होना बहुत सही नहीं माना जाएगा, बट हाँ एफ आई भी थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। और टेक्निकली भी इसी की वजह से ना, टेक्निकली इस तरह के से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सही होता ना, पब्लिक के पास नहीं होता ना, तो थोड़ा ट्रेंडिंग टाइप का स्टॉक होता। तो ये कंसर्न ये है, पब्लिक के पास होल्डिंग अच्छा खासा है, बट प्रोमोटर के पास भी 74% है, विच इज गुड थिंग। और कुछ नया मुझे लग नहीं रहा, नेक्स्ट पेज पे भी हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक ट्रैवल फूड करके है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं फेस ऑफ इट। अगर मैं मैक्स करके देखता हूँ इसको, टेक्निकली अच्छा नहीं है, तो इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसके बारे में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वैसे नंबर ठीक लग रहे हैं ये। और वैसे भी देखोगे तो कुछ हाईएस्ट वगैरह है नहीं, पहले भी कभी आ रहा था बड़ा वैसा रिजल्ट है मिक्स काइंड ऑफ, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और एक है फेम इंडस्ट्री, ये थोड़ा स्टॉक ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स में क्या है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, सेल्स वैसे ठीक है, टेक्निकली ये अच्छा स्टॉक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ देखने के लिए इसको, कि अगर आप इसको देखते हो ना, तो काफी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो इस तरह के ट्रेंडिंग स्टॉक हो, स्किनर पे भी आ रहा हो, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। इसके नंबर्स चेक कर लेते हैं एक बार। ऑटो का स्टॉक है, तो दो चीजें तो फुलफिल हो रहा है, ट्रेंडिंग भी है, ऑटो से रिलेटेड भी है, तो इसे ध्यान रखना है, इसको वॉच लिस्ट वाला स्टॉक हो सकता है। और मुझे लगता है इसमें सीजनैलिटी है, क्योंकि सितंबर और दिसंबर के देखोगे तो नंबर डाउन है, देखो दिसंबर का नंबर सितंबर से कम होता है, इस दिसंबर के नंबर कम होता है, तो इसलिए हाईएस्ट वाला क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, तो ये चीज पे फोकस कर सकते हैं कि 34% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और सेल्स ग्रोथ 16% है, तो हाईएस्ट वाला क्राइटेरिया इस तरह के स्टॉकों में नहीं देखते हैं जिनमें सीजनैलिटी हो। आ, इसको पहले देखा हुआ है, तो एनुअल के नंबर्स आप लोगों को पता है, लास्ट क्वार्टर का है ये।
तो क्राइटेरिया जो हमारे हैं एनुअल वाले नंबर्स वो सारे फुलफिल कर रहे हैं ये। बोरोइंग्स बहुत कम है, चलेगा कंपेयर टू सेल्स। कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, और लास्ट क्वार्टर में ही थोड़ा सा इन्होंने बेचा था, जो कि डीआईए और एफआई ने लिया, कम से कम एटलीस्ट पब्लिक के पास थोड़ा सा ही गया था, बट ये भी कम हो गया। और ये एफआई मतलब प्रोमोटर होल्डिंग और एफआई डीआई के होल्डिंग के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। हल्का सा ये कम हुआ है इधर से, जो कि शायद डीआई के पास चले गया, इधर से भी जो थोड़ा सा कम हुआ डीआई ने ले लिया। मतलब मोटा मोटा देखोगे सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना, और ऑटो से रिलेटेड भी है। वांको प्रोडक्ट हमारा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था पहले, अब देख लेते हैं क्या है नहीं है। इसको मैक्स करके देखो, देखो क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं है इसके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है सीजनैलिटी हो, देखना पड़ेगा इसको। और ये एक चीज है कि प्रीवियस ये वाला जो हाई है ना, यहीं पे आसपास कहीं बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो टेक्निकली तो ठीक है, काफी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। ऑटो का स्टॉक है, दो चीजें फुलफिल कर रहे हैं। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो। अब दिसंबर में नंबर्स कम आए, तो अगर लास्ट के देखोगे इस दिसंबर का नंबर इस दिसंबर से कम है, और 23 में भी देखोगे तो दिसंबर का नंबर सितंबर से कम है, इसमें भी दिसंबर का नंबर सितंबर से कम है, इस बार भी दिसंबर का नंबर, तो इस सीजनली इंपैक्टेड कंपनी है, तो हाईएस्ट देखने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, ये नंबर्स अच्छे हैं कि 23% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 145%, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इस स्टॉक को, और ऑटो से रिलेटेड है ही। एनुअल नंबर मुझे याद है, तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, मार्जिन, सेल्स और नेट प्रॉफिट के हिसाब से। बोरोइंग्स थोड़ा सा इसमें 729 है। बोरोइंग्स का थोड़ा कंसर्न है, लास्ट के 2 क्वार्टर्स में भी हम इसी पे बात करते हैं कि बोरोइंग्स का है कि 20% के आसपास है। वही एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो है आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, अदरवाइज नंबर्स ठीक हैं इसके। कैश फ्लोज पॉजिटिव, नंबर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बहुत ज्यादा खास चेंजेस है नहीं, तो मोटा मोटा सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो ये सारे हो गए। और तो कुछ नहीं है इसमें। टोटल 36 स्टॉक्स हैं, और जो नेक्स्ट वाला हमारा टोटल, इसमें अगर आप स्क्रीनर पे देखते हो तो टोटल 36 स्टॉक्स आए हैं, और अगर लास्ट के 2 लाइव वीडियोस और ये वाला वीडियो देखोगे ना, मोटा मोटा 10 8 to 10 स्टॉक जो है ना, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कौन से हैं, 2-3 तो अभी भी मैंने बता दिया कि जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, लास्ट में भी 2-3 थे, उससे पहले भी 2-3 थे, तो मोटा मोटा 10 स्टॉक हैं जो वॉच लिस्ट में रख रख सकते हैं हम लोग। तो इसलिए एक एक करके उनको देखो, दोबारा देख लो। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है किसी भी क्या कहते हैं उसको देखने के लिए, तो उसको मतलब फंडामेंटल देखने के लिए जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो जिन जिन में सबके सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनको आप लेके क्या करो, अपने उसमें ऐड कर लो, है ना, वॉच लिस्ट में। वेट करेंगे जब थोड़े गिरने लगेंगे मार्केट्स या नंबर्स थोड़े अच्छे आने लगेंगे, तब जाके हम एंट्री लेंगे। अभी कोई एंट्री का टाइम है नहीं, जो मुझे लग रहा है, फिर आप लोग देख लेना, है ना। अब एक चीज, आप कुछ सवाल है तो पूछ लो मुझे, क्योंकि 40 मिनट्स करीब हो गए, क्योंकि स्टॉक्स भी आज थोड़े से ज्यादा थे, और इसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। एक चीज शायद मैं से मिस हो रहा है, तब तक आप लोग कुछ, किसी को कोई क्वेरीज वगैरह आप लिख लेना। मैं जो सुपर ट्रेंड की बात कर रहा था ना, किस तरीके से देखना चाहिए, मैं इस क्वार्टर के स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट क्वार्टर के स्टॉक जो थे, जिसका हमने एक डमी पोर्टफोलियो बनाया था, उन स्टॉकों को थोड़ा सा देखना है, दो चार देख लेंगे कि सुपर ट्रेंड को कैसे यूज कर सकते थे उसमें। अगर वो ठीक लगे आपने, तो टेक्निकल उसको आप अपने उसमें सेटअप में ऐड कर लो, अदरवाइज तो 2-3 तो है ही जो मैंने पहले बता रखे हैं, है ना। तो अगर मैं लास्ट क्वार्टर के स्टॉक देखूं, मैंने इसको अलग से लिखा हुआ था, यही थे जो हमने एक डमी सा पोर्टफोलियो बनाया था ना, वो है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 2 या 3 स्टॉक देख लेते हैं, एक HBL देख लेंगे, क्यू पावर देख लेंगे, फेमी देख लेते हैं। तो शुरू के 4 स्टॉक देख लेते हैं, और किस तरीके से सुपर ट्रेंड को यूज करा जा सकता था ना, वो देख लेंगे। शायद मैंने इसके बारे में लास्ट फोर्स मोटर के बारे में लास्ट उसमें बात कर लिया था मैंने, बट स्टिल अगर एग्जांपल समझने के लिए ना, तो ठीक है।
ये रिजल्ट का डेट है, यहां पे रिजल्ट आया, और सॉरी, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, साथ साथ लिखते रहो, जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट आया, और अगर आप देखते हो जाके यहाँ पे ना सुपर ट्रेंड है, तो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे यूज करना चाहिए, रिजल्ट आएगा ना उसको छोड़ देना, जब तक वो ना सुपर ट्रेंड के लाइन के आसपास ना आ जाए ना, तब तक उसको खाली देखते रहो। जैसे ही 1 और 2% के रेंज में आता है ना, वहां पे अगर वो ग्रीन कैंडल देता है ना, वो एंट्री होता है, और एसएल कहाँ होगा, सुपर ट्रेंड के नीचे होगा। तो एक एंट्री ये बना थोड़ा सा प्रॉफिट, एक यहाँ पे एक एंट्री बना जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट दिया पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ पे नीचे आए, इस वाले रेंज में आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दे रहा है, इसके बाद, ओ सॉरी, मैंने वो नहीं करा शायद, एक सेकेंड, ठीक है, ये लास्ट क्वार्टर के स्टॉक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शायद मेरे से वो ऑन होना भूल गया। इसमें ये सारे स्टॉक जो हमने डमी पोर्टफोलियो बनाया था ना, उसमें बाइंग सेलिंग अगर सुपर ट्रेंड को लेके करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये एक फोर्स मोटर के बारे में है। ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि करना क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है, जब रिजल्ट आया ना और ये ऊपर है ना, तो उसको जाने दो। सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसको जहां जाना है जाने दो। जब वो सुपर ट्रेंड के आसपास आता है ना, वहां पे अगर ग्रीन कैंडल देता है ना, वो एंट्री होता है 320 के आसपास, ग्रीन पूरा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, तब एंट्री बन सकता है। और एसएल कहाँ लोगे, सुपर ट्रेंड के नीचे लोगे। अगर एसएल कट गया तो कोई इमोशनल वो उस पर मत रहना और काट के निकल जाना। और ये एक बार इसने ये दिया, और अगर दूसरी बार देखोगे तो यहाँ पे देता है, तो 2 बार एंट्री दिया है इसने। लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा। क्यू पावर में अगर आप देखोगे ना, ये एंट्री दिया ही नहीं इसने। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करो, तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे नंबर्स आए थे, डिक्लेयर किए इसने इस वाले लाइन पे, और सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो हम इसको ऐसे ही कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। ऊपर होना चाहिए तब जाके, अब अगर मान लो यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर गया ही, बट ये कभी 1 और 2% के रेंज के आसपास नहीं आया, जब तक वो नहीं आता ना, तब तक एंट्री नहीं बनेगी। बहुत दूर अगर कहीं ग्रीन कैंडल, अब अगर बहुत दूर वाला लोगे तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे भी ग्रीन, कहीं भी ले सकते हो। ग्रीन कैंडल कहाँ होना चाहिए, सुपर ट्रेंड के 1-2% के रेंज में ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो वहां पे लेके फिर नीचे एसएल लगाया जा सकता है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे एसएल लगा सकते, तो ये बना ही नहीं है। अगर पूरा क्यू पावर का देखोगे ना, तो पूरे क्वार्टर में ही कहीं इसने सुपर ट्रेंड के टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से कहीं उसने बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है। अगर आप इस पे देखते हो तो इस पे तो एसएल हिट हुआ है। अब ये रिजल्ट डे है, रिजल्ट डे के ऊपर हमें आगे का तो नहीं पता था क्या होगा। अब रिजल्ट डे के बाद क्या हुआ, ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, और ये आया यहाँ पे देखो 1% के आसपास, और ग्रीन कैंडल भी दिया है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो फिर क्या होगा, इसी के नीचे तुमने एसएल लगाया होगा, तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसएल हिट होना चाहिए, तो इसलिए चुपचाप इसमें एग्जिट करना बनता था, अगर किसी ने एचबी इंजीनियरिंग इस वाले सेटअप पे लिया होगा। और इसमें अगर आप देखते हो तो इसके बाद ऊपर गया सेकंड वाले सिनारियो में, बट ये नीचे कभी नहीं आया 1% के आसपास ना, सुपर ट्रेंड के आसपास कहीं आके नहीं, ऊपर ग्रीन रेड कैंडल बन रहे हैं, बट यहाँ के क्लोजेस्ट कहीं नहीं बन रहे। और जब उसके बाद नीचे गया तो फिर उसके बाद बना ही नहीं है। तो अगर इन तीनों स्टॉक में देखोगे तो दो, एक में तो एसएल हिट हुआ, इसमें तो बना ही नहीं, फोर्स मोटर में 2 ट्रेड बने थे। एक और मैं स्टॉक देख लेता हूँ, ये पता नहीं क्यों मैंने खींचा हुआ है लाइंस। अब ये रिजल्ट डे है, यहाँ पे है था रिजल्ट, इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि पूरे क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में तो पता ही है सबको कितने एसएल वगैरह हिट हुए हैं। अब रिजल्ट यहाँ पे है, सुपर ट्रेंड के ऊपर ही था, बट ये कहीं नीचे नहीं आया है, यहाँ पे पूरा यहाँ तक नहीं आया, यहाँ पे आके इसने एक बार आया है। अगर यहाँ पे तुमने एंट्री ली है ना, इस वाले पे पास आया 1% के रेंज में, यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग पे एंट्री लेते हो ग्रीन कैंडल बनने के बाद, तो आपका एसएल कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। या तो आप 1:2 करके निकल लो, क्योंकि मेरे 2% का एसएल है तो 4% में निकल जाऊँ, वो अलग बात है। बट अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो कर रहे हो, तो आपका एसएल ये काट के जा चुका है, एक बार यहाँ पे काटा और यहाँ पे भी काटा, तो ट्रेड तो बना ही नहीं इसमें।
तो सुपर ट्रेंड जो वाला फुलफिल कर रहा है सारे क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे करके ना सबको देख लो जितने भी थे ना। तो आप अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना, जितने भी सारे लास्ट क्वार्टर के पोर्टफोलियो वाले स्टॉक थे ना, डमी पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट वाले स्टॉक है ना, सुपर ट्रेंड में ना किसी ने दो तीन को छोड़ के ना सुपर ट्रेंड में किसी ने बाय का सिग्नल दिया ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल एक ही चीज, अब शायद चार्ट आ गया होगा, मैंने जब कर दिया था, है ना। हाँ, तो सुपर ट्रेंड के बारे में दोबारा बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी क्या है। रिजल्ट आया, ध्यान से सुन लेना उसको, फिर और टेस्ट मारना है जाके। रिजल्ट आया, रिजल्ट के आने के बाद ना उसको जाने दो जहां जा रहा है। कंडीशन पहला क्या है कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आया, उसके बाद ऊपर जाता है, जाने दो। जब तक वो सुपर ट्रेंड के लाइन के आसपास नहीं आता ना, 1 to 2% के रेंज में, वहां आने के बाद अगर वो एक ग्रीन कैंडल देता है ना, और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग वाला कैंडल होना चाहिए, वहां पे एंट्री। और सुपर ट्रेंड के बिल्कुल नीचे आधा परसेंट पे क्या करो, एसएल लगा दो। उससे क्या होगा, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो काफी अच्छा होगा। मुश्किल से मुश्किल 3 to 4% के रेंज में आपका एसएल होना चाहिए। 7 to 8% का क्या कर सकते हो तुम लोग, टारगेट कर सकते हो प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए सुपर ट्रेंड को अगर यूज करोगे ना, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। और अगर आप थोड़ा सोच रहे हो कि नहीं, मैं एक महीना भर रख लूंगा या 1.5 महीना रख लूंगा ना, तो उस केस में जो है आप थोड़ा सा राइड कर सकते हो। अदरवाइज 4% पे आपने अगर एसएल ले रखे हो, तो 8% पे निकल जाना। तो ये है तरीका। पुराने सारे टेस्ट करके देखो, लास्ट क्वार्टर के स्टॉक, उससे भी लास्ट क्वार्टर के स्टॉक, जब आपको लगे कि हाँ ये आपके मतलब का इंडिकेटर यूज करा जा सकता है, तभी उसको करना है। और अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर बहुत सारे ग्रीन रेड कुछ बन रहे हैं ना, उसमें कुछ नहीं करना है। क्लोज पे मतलब लाइन के आसपास ही कहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है ना, वहां पे एंट्री है, वो ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं आप लोगों के। मुझे पता नहीं ये स्लो है क्या है, आज कुछ टेक्निकली थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। ऑडिबल तो हो गया था मैं। गुड इवनिंग राणाजीत कुंडू, कहाँ गायब थे भाई तुम। और कौन है, जेके। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जे पता नहीं कुछ अलग सा नाम है। गुड इवनिंग सुनील। एक्सेल शीट, सुनील कौन सी एक्सेल शीट की बात कर रहे हो, बता दो मुझे। गूगल शीट की बात कर रहे हो क्या? उसमें तो सिर्फ मैंने स्टॉक के नेम्स ही लिखे हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर शेयर करना होगा तो मैं कर दूंगा उसको ना। हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस इन स्विंग ट्रेडिंग, वेदर इट शुड बी प्लेस्ड डेली। देखो, परमेश्वर परमेश्वरन सुब्रमण्यम, ठीक से पढ़ लिया मैंने। ये पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है स्विंग ट्रेडिंग में। वो डिपेंड करता है ना, इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हो। देखो पहले मैंने एक 20 और 100 ईएमए वाला एक स्ट्रेटेजी टेक्निकल इंडिकेटर मैंने बता रखा, तो उसमें एसएल कहाँ होगा कि अगर वो 20 वाले ईएमए के हाई को काटता है तो एंट्री होता है, और 20 वाले का जो मिडिल से नीचे वाली जो लाइन है वहां पे एसएल होता है ना। अगर आप उस टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करते हो, जो आजकल नहीं काम कर रहा है, रीजन ये है कि कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग में वो बहुत अच्छा काम करता है जो 20 और 100 वाला है। अगर सुपर ट्रेंड वाले जो मैंने बताया, ये वो सब डेली पे ही है। तो सुपर ट्रेंड वाले पे क्या है कि सुपर ट्रेंड के बिल्कुल पास आने पे उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, आपने वहां एंट्री ली, नीचे उसका एसएल है मुश्किल से 2 to 3%। और वो भी किस पे देखना है, डेली वाले पे देखना है। और अगर आप प्रीवियस हाई वाले के स्ट्रेटेजी पे लेते हो कि प्रीवियस हाई है, एक ऊपर गया फिर नीचे आया, प्रीवियस हाई के आसपास आपने एंट्री ली है, तो उसका 8% का रूल है, जो मैंने हर पॉडकास्ट में और वीडियोज में मैंने बता रखा है कि उस वाले सिनेरियो में 8 to 10% एसएल लेके चलना है, वो भी डेली बेसिस पे ही लेना है, वीकली नहीं लेना है। ये वीकली में मिलेगा ही नहीं तुमको 8 to 10% वाले, क्योंकि वीकली में कैंडल का जो लेंथ होता है वो 10% के ऊपर चले जाएगा। डेली पे ही करना है।
मोनार्च ब्यूटी जोन जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड has good result but because of debt to equity has not come in the screener. How is the fundamental of this stock? जैन रिसोर्सेज, ये पिछली बार भी किसी ने पूछा था, मैंने बताया था, मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार। हम्म, वैसे तो स्क्रीनर के बाहर वाले उसमें मत जाया करो, स्टिल आप पूछ रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। नंबर्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक है, 13,000 करोड़। मैक्स करके देखते हैं। अब देखो, मैं अगर इसको एनालाइज कर रहा होता ना, अगर मैं इसको देख रहा होता, किसी ने मुझे बोला कि ये वाला स्टॉक देख लो, अगर मैं इसको देख रहा होता तो मैं यही इसको टेक्निकल देखने के बाद में मैं आगे बढ़ता ही नहीं इसको, है ना। अगर मैं मैक्स करके देख रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें, हाँ अगर ये प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो फिर भी मैं देख रहा होता, ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा होता। इस तरह के टेक्निकल तो मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ। नंबर्स हो सकते हैं ठीक हो, 2600 हाईएस्ट है, मार्जिन भी ठीक है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट है इसमें, है ना। और और नंबर्स बहुत ज्यादा है नहीं इसमें ना, 2 साल के नंबर है मुश्किल से। ये भी सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहा है। बोरोइंग्स 1220 करोड़ का है। अब देखो, न्यू कंपनी हो सकता है कि ले रहे हो, हाँ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा है, बट अगर आप सेल्स टू डेट देखोगे तो फिर भी ठीक है कंपेयर टू मतलब न्यू लिस्टेड कंपनी टाइप। और क्या है इसमें, तो सब ठीक ही लग रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है, इसके भी ठीक है। एफआईए ने बेच दिया, किसने लिया, डीआईए ने लिया, थोड़ा सा इन्होंने ले लिया। वैसे तो नंबर ठीक लग रहे हैं, अदरवाइज टेक्निकली ठीक नहीं है इसमें, ये देख लेना आप एक बार। फिर मैंने स्क्रीन नहीं दिखाया, बट मैंने जो बोला शायद सुन लिया होगा आप लोगों ने। हम्म, अब क्या है, चार्ट नहीं आ रहा है, वो तो मैंने कर लिया मैंने। फार्मा सेक्टर कैसे लग रहा है, नव सुतर। देखो फार्मा, कभी आप अगर आप देखोगे ना कहीं किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी लाइव में ना, मैं फार्मा की बात नहीं करता। रीजन क्या है कि फार्मा ना बड़ा, क्या कहते हैं उसको, स्लो मूवर होता है। नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट वो ना बहुत स्लो मूव करते हैं, और हो सकता है कुछ रीजन होगा उनके पीछे। बट जब मैं सेक्टरल एनालिसिस कर रहा था कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने पावर के बारे में बात करा है अभी, तो फार्मा मुझे उसमें दिख रहा है। बट मुझे फार्मा से रिलेटेड ना कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिखा। या तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि कौन से नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तब मैं उसको देख सकते हैं। बट फार्मा के सिर्फ दो रीजन है जो मैं उनको नहीं, एक तो स्लो मूवर है और उनके नंबर्स अच्छे नहीं आते। 2-3 क्वार्टरों से तो नहीं आ रहे थे, अभी भी किसी स्क्रीनर पे ना बहुत कम दिखते हैं फार्मा से रिलेटेड स्टॉक, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। आपको लगता है कि कोई अगर बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको हमें देखना चाहिए सबको, बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाएगा, तो आप मैसेज में डालना, कमेंट में डाल देना, मैं उसको देख के उस पर रिप्लाई कर लूंगा, है ना। अदरवाइज जब सेक्टरल वो देख रहे हो आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ की कौन से सेक्टर का है, तो फार्मा एक दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव है एटलीस्ट कंपेयर टू अदर सेक्टर, जैसे आईटी वाईटी सब गिरे हुए हैं ना, फार्मा पॉजिटिव दिख रहा है, पावर भी पॉजिटिव दिख रहा है। भूपेंद्र सिंह सर, स्क्रीनर कोड डिस्क्रिप्शन में डाल देना, स्क्रीनर की लिंक है इसमें, भूपेंद्र सिंह, स्क्रीनर का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। और अगर मेरे नाम से तुम सर्च करोगे ना वहां पे स्क्रीनर पे, तो कम से कम तुमको 2000 मिलेंगे। कौन क्या बना दिया है, किसने क्या बना दिया मुझे नहीं पता। जिन लोगों को, जो लोग स्क्रीनर यूज कर रहे हैं ना, तो वो या तो मेरे कोड्स ले लो, जो मैंने या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अदरवाइज उस लिंक को यूज करना जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, बाय एटॉमिक स्टॉक करके ऐसे कुछ लिखा होगा, उसी लिंक को ही ना अपना बुकमार्क बना लिया करो। अदरवाइज पता नहीं 2-2.5 हजार बन रखे हैं उसमें, अब कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है वो नहीं पता ना। तो आप स्क्रीनर के लिंक से यूज कर लो, या फिर मैं कोड्स जो है वो डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उसमें देख लेना आप लोग।
सर एंट्री एंड ऑफ द डे और नेक्स्ट डे, मार्केट एनालिसिस 7। एंट्री अगर सुपर ट्रेंड वाली एंट्री की बात कर रहे हो ना, तो एंड ऑफ द डे करना है। मान लो सुबह सुबह ग्रीन कैंडल बन गया सुपर ट्रेंड के आसपास, ऐसे नहीं कि भागते हो पकड़ लेना, नहीं तो पता नहीं क्या दुनिया खत्म हो जाएगा, वो नहीं करना है। थ्री 3 o'clock के आसपास पता चल जाता है कि कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, है ना। 3 से लेके 3:20 के बीच में ना देख लेना, अगर ग्रीन बन रहा है सुपर ट्रेंड के 1% के आसपास है, तब घुस सकते हो। सुबह नहीं लेना है, सुबह ध्यान रखा करो, सुबह वैसे भी जो सुबह का 1-1.5 घंटा होता है ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और ना ही एंट्री के लिए मत करा करो। जो पूरी स्ट्रैटेजी मेरी है और जिस तरह के आप लोग स्टॉक फॉलो करते हो, इन सब का बाइंग सेलिंग जो होना चाहिए ना 3 to 3:20 के बीच में होना चाहिए। सेलिंग भी अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो और चाहे बाई मतलब प्रॉफिट बुक कर रहे हो या चाहे बाय कर रहे हो, आप कोशिश करना है कि 3 o'clock के आसपास करना है ये सारी चीजें, है ना। सुबह कुछ नहीं करना है, सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा मत देखा करो। मार्केट एनालिसिस मैंने शायद आपका जवाब दे दिया है। हरीश चंद्र मिश्रा, गुड इवनिंग। भूपेंद्र सिंह, सर लाइव स्ट्रीम में फर्स्ट टाइम आया हूँ, थैंक यू सो मच आने के लिए। लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, सब बोल रहे थे इवनिंग में कर लो, इवनिंग में कर लो, अब लोग ज्वाइन नहीं करते। अम, नरेंद्र प्रसाद, ये मैंने देख लिया ना, करारे टेक देखा है मैंने ना अभी। आप मैं इसको वैसे भी अपलोड कर लेता हूँ इसके बाद। क्या नाम है, नरेंद्र प्रसाद, मैंने देखा वो अभी, उसके बारे में डिटेल में देखा मैंने, और आपको बताया कि क्या है ठीक है इसमें, क्या ठीक नहीं है, एक बार देख लेना, इसी वीडियो में ही होगा। सज्जन सिंह, अब ये सवाल लेके आए होंगे कुछ। गुड इवनिंग भाई, आपने अपना पुरानी एंट्री नहीं डिस्कस करी। अच्छा, उसमें भी एक दो बता देता हूँ मैं, ठीक है सज्जन, टेंशन मत लो तुम। भूपेंद्र सिंह, नाइस टीचिंग सर, थैंक यू। सुनील पी, मैं सज्जन अभी थोड़ा सा एक दो सवाल और लेके ना फिर उसी पे चलता हूँ, पुराने वाले एंट्री के बताता हूँ, 20 और 100 EMA वाले में। यस सर, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट द एक्सेल शीट मेंशन्ड। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि देखो कुछ भी देखो वो लोग हमें वो चाहिए, तो मैं तुम्हें बताऊंगा बनाना कैसे। नेक्स्ट टाइम 10 मिनट, वैसे तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा, नेक्स्ट टाइम 10 मिनट्स कि बनाना कैसे है, गूगल शीट को कैसे करते हैं, क्या डालते हैं, है ना, वो सब करना। सतीश, थैंक्स प्रकाश जी, जस्ट ज्वाइन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। SLGTT लगाकर करें या भाई वो भी 3:15 के, देखो भाई मैं तो कह नहीं रहा, सज- सज्जन सिंह ही है तुम, मुझे पता तुम्हारा सवाल ही होगा कि मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि तुम पूरे दिन देखो, सुबह उठ के भी कोई देखने की 9:15 पे भूल जाओ, तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें आधा घंटा देखना है, मुझे पता है सब लोग जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, सब कुछ करते हो, आधा घंटा भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा। अगर किसी के लिए आधा घंटा मुश्किल है ना, तो जीटीटी लगा दो। देखो सुपर ट्रेंड वाली जो जीटीटी है ना, बहुत कम होगा कि कट जाएगा, ऐसा नहीं है कि कट जाएगा, बहुत कम होगा कट जाएगा, क्योंकि हो सकता है टच करके आ जाए तो कट जाए, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। जीटीटी भी चलेगा, जीटीटी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास 10-15 मिनट भी नहीं है ना। आप पूरे दिन में या तो लगा के रख लो, अगर, क्योंकि जो सुपर ट्रेंड वाली एग्जिट है ना, वो करना कब है, वो भी 3:15 पे ही करना है या 3 o'clock करना है। बीच में मान लो गया नीचे, टच होके ऊपर वापस आ गया, तो तुम्हारा तो ऐसे हिट हो जाएगा। तो इसलिए लेना भी डे एंड पे है, और एग्जिट भी डे एंड, मतलब क्लोजिंग पे ही उसको एग्जिट करना है। अ, अगर वो काट देता है सुपर ट्रेंड को, ये नहीं कि मतलब सुबह एक बार नीचे गया और हो सकता है वापस आ जाए, तो तुम्हारा तो ऐसे लेट हो जाएगा। तो डे एंड वाला 3:20 के आसपास करना है। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, उनको ही जीटीटी का ऑर्डर लगाना है, सबको नहीं लगाना है। और कौन है सर, एंट्री ऑफ दिस क्वार्टर विल बी बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड और लाइक प्रीवियस क्वार्टर लाइक। देखो मैं क्यों सुपर ट्रेंड आप लोगों को क्यों बताया, मैं एक चीज बताता हूँ। सुपर ट्रेंड वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना सब।
सुपर ट्रेंड वाली जो स्ट्रेटेजी है टेक्निकल, वो पुल बैक स्ट्रेटेजी होता है ना। और अगर आप 2 क्वार्टर का देखोगे, जो स्टॉक जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह के सिनारियो में ना पुल बैक स्ट्रेटेजीज बड़े अच्छे काम करते हैं। पुल बैक स्ट्रेटेजीज कौन से होते हैं? एक तो ये वाला हो गया सुपर ट्रेंड वाला। दूसरा पुल बैक स्ट्रेटेजी क्या होता है कि प्रीवियस हाई वाला, जो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा हुआ है, वो टेलीग्राम वगैरह पे भी मैंने उसके स्क्रीनशॉट दे रखा है कि मान लो एक कोई प्रीवियस हाई था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आ रहा है नीचे और उस वाले हाई पे आ रहा है, तो वहां पे अगर वो थोड़े से कंसोलिडेट करता है ना, तो वो भी एक पुल बैक स्ट्रेटेजी है। और तीसरा क्या है? ईएमए वाली स्ट्रेटेजी, वो भी पुल बैक। ईएमए वाली वो वाली नहीं जो 20 और 100 वाली, वो ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी है। जब सारा मार्केट पॉजिटिव हो, सब ट्रेंड कर रहा हो, तुम ले ही नहीं पा रहे हो, तब तो उसमें 20 और 100 वाला स्ट्रेटेजी होगा। अदरवाइज इस वाले सिनारियो में सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो एज ए टेक्निकल इंडिकेटर। और आप ईएमए पुल बैक यूज कर सकते हो। ईएमए पुल बैक क्या है कि पुराना देख लो 6 मंथ का, कि कहाँ पे पुल बैक मारता है। जहां पुल बैक मारता है ना, जैसे मान लो 20 पे पिछली बार पुल बैक करा था, तो आसपास के 20 के आसपास में तो हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बता नहीं पाया मैं सुनील को, तो मैं उसमें ना 20 वाले और 100 वाले का ईएमए का डिमेरिट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन कैप्चर पहले। अब इसमें सेकेंड क्वार्टर, क्योंकि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेटेस्ट कंपनीज के बारे में, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक 20 और 100 वाली ईएमए वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें कुछ नहीं है, ऊपर वाली जो तीनों लाइन है वो 20 ईएमए के हैं, और एक सेकेंड, और जो नीचे वाली तीनों है वो 100 के हैं। 100 का क्लोज वाला प्राइस, हाई वाला प्राइस, लो वाला प्राइस के हिसाब से बना है। और 20 का हाई वाला प्राइस ऊपर वाला है, बीच वाला क्लोज प्राइस है, नीचे वाला लो वाला प्राइस के बेसिस पे ईएमए प्लॉट हुए हैं। अब इसमें अगर मुझे कोई देखना होगा, अब रिजल्ट उन्हीं उन्हीं चारों को देख लो, फोर्स पे देख लो आप। अब इसको डिलीट करो। अब रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ देखो, सज्जन ने पूछा था ना, अब यहाँ पे क्या हो, रिजल्ट आने के बाद ना, ये तो कहीं आपने दिया नहीं, यहाँ पे एक बार आया, क्रॉस करा ना, यहाँ पे जो मैंने ये डायमंड सा बना रखा है, यहाँ पे इसने क्रॉस करा। तो इस तरह की एंट्री में क्या बोलता हूं मैं, जहां पे क्रॉस करेगा वहां पे बाई होगा, और इसी लो वाले लाइन के नीचे क्या होना चाहिए? एसएल होना चाहिए। तो एक बार कट करा इसने, है ना। दूसरी बार में क्या हुआ कि ये क्रॉस करा, फिर यहाँ पे अगर बाय होता है, इस वाले क्लोज के आसपास अगर बाय होता है, तो इसके कहाँ एसएल होगा? तो ये आपको अच्छा रिटर्न दिया है। तो फोर्स मोटर में दोनों चीजें काम करी, चाहे वो आपका क्या कहते हैं। अब अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप सुपर ट्रेंड यूज करते ना, तो आपकी एंट्री कहाँ होती? इस वाले सिनारियो में, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इस वाले सिनारियो में, ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, इस वाले सिनारियो में एंट्री कहाँ होती? यहाँ हो जाती, है ना। बट अगर इस इंडिकेटर को यूज करोगे तो यहाँ हो रही, तो 2-3% तो यहीं चले गए ना। एक ही रीजन है, क्योंकि पुल बैक वाले ही सिनारियो पे काम करना चाहिए था इसको। तो ये एक बार एसएल हिट कर रहा है, दूसरी बार जो इसने काम करा। अब क्यू पावर पे आ जाओ। अब क्यू पावर के रिजल्ट आने के बाद ना, इसने एंट्री दी ही नहीं कहीं पे, है ना। पूरा देखो, क्योंकि रेड हो गया आगे जाके, जो 20 वाला ईएमए वाले 100 वालों से नीचे है। एचबीएल पे आओ। अब एचबीएल पे अगर देखो रिजल्ट आया है, यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे लगा ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, क्योंकि अगर मैं पुराना देखो, अब मैं क्यों इसको ट्रेंडिंग स्टॉक बोल रहा था, मैं 20 और 100 ईएमए वाले पे क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये देखो ये ट्रेंड है। तो अब रिजल्ट अच्छा है, मैंने तो आगे का तो पता नहीं, तुम्हें सबका क्या एक्सपेक्टेशन है, आगे जाके ट्रेंडिंग होगा। और उस केस में मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि 20 और 100 वाली ईएमआई यूज होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ तक बना है, मैंने आगे का नहीं देखा। अब यहाँ बना है तो मेरे लिए क्या है? एंट्री है। मैं अगर यहाँ एंट्री लूंगा तो मेरी एसएल कहाँ होगी? इसी के नीचे होगी। काफी काफी ज्यादा एसएल था, तब भी क्या हुआ, हिट हुआ, तो एग्जिट करके अब दोबारा फिर आया ये। दोबारा फिर अगर हम यहाँ आप देखते हैं, क्योंकि इसके पहले तो कहीं एंट्री नहीं हुई, फिर यहाँ पे एंट्री हुआ, एक बार यहाँ पे एंट्री हुआ, तो एसएल ये था, 1:2 के रेशियो पे निकल सकते थे। तो बस फर्क क्या हो जाता है इन दोनों में। अगर एचबीएल को उसमें देखोगे, सुपर ट्रेंड में तो एंट्री नहीं था शायद, अगर सुपर ट्रेंड पे देखें इसको, था क्या एंट्री? नहीं था। सुपर ट्रेंड में इस वाले को एंट्री नहीं माना, क्योंकि सुपर ट्रेंड में हम क्या कहते हैं कि ये में के ट्रेंड, सुपर ट्रेंड के आसपास आना चाहिए, तो कहीं आए नहीं।
बट ट्रेंडिंग होने की वजह से जो है, अगर आप उस वाले इंडिकेटर को यूज करते 20 और 100 वाला, तो एक बार एंट्री देता छोटा सा ये, और कुछ बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा इसमें। मुश्किल से अगर देखो तो 5 3 4% या 7 8%, 10% का है तो 1:2 का रेशियो तो निकल जाता था इसमें। तो ये है। तो इसी तरीके से ना, और बाकियों में देखो तो सब ऐसे ही हिट हुए हैं। अब यहाँ रिजल्ट आया, एक बार यहाँ एंट्री हुई है ना, इस एंट्री के बाद ना कभी नीचे आया नहीं, यहाँ पे जाके फिर एसएल ऊपर रिटर्न भी नहीं दिया, पर एसएल हिट हुआ है यहाँ पे। सेम यहाँ पे हुआ, एक बार फिर बाय, और ये अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक था। अगर आप देखो ट्रेंडिंग स्टॉक था ये, तब भी नहीं करा, यहाँ पे बाय हो रहा है पर फिर एसएल हिट कर दिया। तो जो मैं ये कह रहा था ना कि पिछली बार मेरे बहुत सारे एसएल हिट हुए हैं, वो सभी के हिट हुए हैं, सिर्फ मेरे नहीं हिट हुए हैं। और इसमें अगर हम सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, देखो दोनों में फर्क क्या होता है। अगर सुपर ट्रेंड यूज करते हैं ना, सब में ना तुम 2 2 3 3% के एसएल पे बच जाते। बट अगर 20 और 100 वाला कर लो, या फिर तुम कर लो ईएमए पुल बैक वाली, या प्रीवियस हाई पुल बैक वाली, तो तीनों स्ट्रेटेजी में ना 8 to 10% सबके ऐसे लेट हुआ। सुपर ट्रेंड होता तो नहीं। मैं क्यों सुपर ट्रेंड को अभी बात कर रहा हूँ लास्ट टू उससे, क्योंकि मैं पुराना हिस्टोरिकली जाके देख रहा हूँ ना, तो एक तो वो कम है रिस्क कम है, और 1:2 1:3 का जो है रिटर्न अच्छा दे देता है, और इस सिनारियो में ना अच्छा फिट हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको टेस्ट मारो, मेरे बोलने पे जाके ब्लाइंडली जाके बाय सेल मत करने लग जाना। पहले टेस्ट मारो, एक दो को फॉरवर्ड टेस्ट मार लेना। बट अगर आप बिना टेस्ट के करोगे तो प्रॉब्लम है। एस एल जीटीडी तो हो गया था, उसके बाद क्या हो गया, सुनील हो गया, फिर सुमित मंडल। सर, एंट्री ऑफ दिस क्वार्टर विल बी बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड लाइक प्रीवियस क्वार्टर लाइक। बिल्कुल, इस बार हम उसी पे ही करेंगे। और हर लाइव वाले में ना ये देखेंगे कि कौन सुपर ट्रेंड के आसपास आ रहा है। पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट उस वाले में बता दूंगा कि 10 12 जो है मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं, कोई बाइंग सेलिंग नहीं होगा। उनको देखेंगे सुपर ट्रेंड पे आ रहे नहीं आ रहे, ट्रेंड करके देख लेंगे। एंड सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द एंट्री क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक्स यू सिलेक्टेड एट प्रीवियस क्वार्टर। देखो पिछली बार के मैं बता रहा हूँ, मैंने सारे जो करे ना, मैंने प्रीवियस हाई पे करे, जो प्रीवियस हाई के आसपास आए वहां पे करे मैंने एंट्री, उसमें भी एसएल हिट हुए। मैंने ये 20 और 100 वाला स्ट्रेटेजी करा, किसी किसी में थोड़ा बहुत मिला, किसी में नहीं मिला, ऐसे लेट हुए। बट मैं ब्रेक इवन के आसपास ना, मैं लॉस में तो नहीं था एटलीस्ट, क्योंकि थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कब जल्दी से निकल जाना है करके, माहौल खराब है टाइप। और मैं एसएल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, तो इस वजह से शायद बचाऊंगा। गुड इवनिंग सर, प्लीज शेयर योर ओपिनियन अबाउट प्रिसिशन वायर शेयर। देखो मैंने देखा हुआ है, अर्चना त्यागी, कोई बहुत तोड़फोड़ फंडामेंटल तो नहीं है, ठीक ठाक है। एक बार जिस तरीके से मैंने देखा है अर्चना जी, प्रिसिशन वायर के बारे में पूछ रहे हैं फंडामेंटल चेक करने के लिए, जिस तरीके से मैंने देखा है इतने सारे स्टॉक को, उसी तरह के देख लो। अगर क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं तो आप अपना वॉच लिस्ट में डाल सकते हो इसको। बट भाई हम 7% पर निकल तो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि एसएल हिट हुए हैं, किसी में प्रॉफिट आया ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी में 15% आ गया, कुछ आ गया, किसी में कुछ नहीं आया, पिछला क्वार्टर ऐसे ही गया है सबका। अब मान लो 8% का सज्जन कह रहे हैं कि 7% मैं, क्योंकि इसमें बढ़ा नहीं, 15% तक तो गया नहीं, और 7% में थोड़ी निकल जाओगे, क्योंकि 7% का एसएल, 7% वो पोर्टफोलियो बेसिस पे कर सकते थे। बट अगर आप 7% एसएल ले रहे हो, 7% प्रॉफिट में कैसे निकलोगे ना, 1:2 का होना चाहिए ना। तो यही कहना है कि मेरा मतलब है कि काम नहीं करा लास्ट क्वार्टर में, सारा सिनारियो ऐसा था। कोई भी स्टॉक ले लो, सब में मोस्टली सब में एसएल हिट हुए हैं, मेरे भी सबके भी। कोई लकीली रहा होगा, कोई बच गया होगा, बट ऐसा ही रहा है। सर वो एक्सेल में सुमन, सर वो एक्सेल में सारा डिटेल्स डालने का लिए जो स्क्रीनर के चेंज हैं वो बता दो कोई शॉर्ट में। अच्छा, मैं एक्सेल ही पूरा बता दूंगा सब लोगों को ना, कि कैसे बनाना होता है, एक दो फॉर्मूला बता दूंगा, आप लोग बना लोगे, टेंशन नहीं लो। हो गया मेरे हिसाब से। सर स्क्रीनर कुछ आधा लिख के छोड़ दिया है, प्रीति सिन्हा। अगर तुम स्क्रीनर के बारे में पूछ रहे हो तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा।
और अगर नहीं डला होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा। सज्जन भाई रैंडम तो नहीं कर सकते ना भाई, हमें एक स्ट्रैटेजी पर करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एसएल हिट हो रहे हैं, कोई कोई नहीं, आगे तो आएगा। देखो सज्जन, आपको ना मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है ना। हमारे हिसाब से मार्केट चेंज नहीं होगा। मार्केट को हमें, मतलब हमें उस चेंजेस को एडॉप्ट करना होता है। मैं वही बोल रहा हूँ। ट्रेंड 10 और 100 वाला ईएमए कब होता है? जब माहौल सब ठीक, ट्रेंडिंग स्टॉक, वही उसी से ही अच्छे अच्छे लोगों ने कमाया। इतने जो पुराने क्वार्टर में बड़ा अच्छा कमाई है हमने, 10 और 100 वाले को यूज करके, प्रीवियस हाई को यूज करके। जब सिनारियोस चेंज हो जाते हैं ना, तुम हर किसी से 15%, 10-10% नहीं भाग रहे, है ना? 15% तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप जो स्ट्रेटेजी है ना उसको फॉलो करते रहो। अब जैसे ट्रेंडिंग वाला है ना, तुमको अगर मान लो 100 और 20 और 100 ईएमए वाला स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिक्स सेट हो गया, तुम्हारा हाथ उस पर बढ़िया बैठ गया, एक क्वार्टर क्या होगा, 8-8% का लॉस खा लोगे सब में, है ना? तो क्या होगा, पोर्टफोलियो कितना तुम्हारा कम हुआ, 8% का लॉस खाएगा, चुपचाप बैठ जाओ। दूसरे क्वार्टर में होगा फिर 8% लोग, बट जब ट्रेंडिंग होने लगेंगे ना, तो सबसे ज्यादा वो रिटर्न देंगे। क्योंकि उसमें क्या होता था कि जब तक नहीं काटेगा तब तक वो, अगर कोई ट्रेंडिंग वाला स्टॉक फंस गया ना तो 30-40% भी रिटर्न दे देता है। तो अगर या तो तुम किसी एक इंडिकेटर को मास्टर कर लो, एसएल को झेलते रहो, मतलब लेते रहो। अदरवाइज क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है कि कम एसएल में, क्योंकि सिनेरियो खराब हो तो थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। तो इस वजह से ना मैं ये कह रहा हूँ, तुम सुपर ट्रेंड को टेस्ट मारो। और अगर तुम्हें टेस्ट करने का मन नहीं है तो तुम जो 20 और 100 वाला है इसको कंटिन्यू रखो। वो खराब स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, अभी काम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। तो सिनारियोस के हिसाब से थोड़ा सा टेक्निकली अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ईगो पे लेके मत बैठो। ठीक है, आई थिंक इतना ही आज के लिए। और कुछ है सवाल? तुम सज्जन, तुम टेस्ट मारना जाके सारे पहले, पुराने क्वार्टर वाले। नरेंद्र प्रसाद सर, लास्ट टाइम की तरह एक लिस्ट बनाओ जी। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, देखो मैं तो अभी देख रहा हूँ सारे, है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले में क्या करूंगा, मैं लिस्ट तो बना दूंगा, बट बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत मानना आप लोग। और दूसरा क्या, उसको इस बार बल्क बाय नहीं करना है, क्योंकि एक बार बल्क बाय करके ऐसे लेट हुआ, कोई खराब स्ट्रेटेजी नहीं है उसी में। मैं आपको वही स्ट्रेटेजी प्रूफ करके दिखाऊंगा इस क्वार्टर में, नहीं तो अगले क्वार्टर में, कि बहुत अच्छा रिटर्न देता है, 10-12%, 15% पोर्टफोलियो बेसिस पे। वो बड़ा मुश्किल है कमाने के लिए, फंड मैनेजर नहीं कमा पाते साल साल में। इस बार काम नहीं किया तो एक और स्ट्रेटेजी ट्राई कर। अब क्या हो रहा है ना कि आप जैसे मान लो 2-2,500-3,000 लोग जितने भी जुड़े हो मेरे से, अब उसमें से क्या है, किसी को पोर्टफोलियो वाला ठीक लगेगा तो वो पोर्टफोलियो वाला कर सकता है, एक सुपर ट्रेंड वाला भी कर लेंगे इस बार, तो उसको भी देख लेंगे। तो किसी को अगर सुपर ट्रेंड वाला अच्छा लगेगा तो सुपर ट्रेंड वाला कर लेगा। तो मेरा आइडिया है कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताऊं, है ना? आ, और जिनको जो सूट करता है उसे, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई एक स्ट्रेटेजी सबको फिट नहीं हो सकता ना। भाई अपना एक्सपोजर कम रखें, बिल्कुल सज्जन, कम रखना है तुमको एक्सपोजर, है ना? अभी एक्सपोजर मैंने तो बोला भी नहीं है कि बाइंग सेलिंग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्केट गिर जाए थोड़े से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप वॉच लिस्ट में रखो स्टॉक, मार्केट को गिरने दो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गिरे और बाइंग लेवल पे आए, तब हम लें, है ना? नहीं चाहिए कि इस तरीके से जैसे बढ़ गया ना 3 क्वार्टर में, 3 वीक्स में और बढ़ता रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। हम तो फिशिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं ना, जब नीचे आएगा तब हम लेंगे। तो मार्केट को गिराओ, तुम बढ़ाओ मत अभी। अभी नहीं लेना है एक्सपोजर। अगर कोई कुछ कर भी रहा है थोड़ा बहुत ना, तो कम कैपिटल से करना है, क्योंकि ये बड़ा जब भी प्रीवियस हाई के आसपास होता है ना, ये बिल्कुल होता है, ऐसे लेट भी होंगे, फिर कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। चुपचाप बैठ जाओ कुछ दिन, जब वक्त आएगा तो तब कर लेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, क्योंकि सारे सवाल हो गए मैंने। ठीक है। बीएससी होल्ड है, प्लीज कुछ बताओ। दिल, देखो ये अपना स्क्रीनर से बाहर का स्टॉक है। मैं बीएससी, मेरे पास भी है, पुराना है। अगर आपने एक सही प्राइस पे लिया है ना बीएससी को, तो उसको कभी नहीं बेचने वाला टाइप का स्टॉक है, आप रखे रखो उसको।
क्योंकि मतलब मान लो अगर कोई साल 2 साल पहले लिया होगा, तो अभी तो कम से अच्छा खासे बढ़िया रिटर्न, थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीएससी टाइप का जो है ना, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अब मुझे एज का तो पता नहीं चलता कौन कितने एज का है, बट हाँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है ना, तो बीएससी टाइप के स्टॉक को अगर हम नीचे पकड़ लिया है ना तुमने, कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं, पकड़ के रखो उसको। अब एनएससी का अब होने के बाद देखो क्या होगा, और बीएससी भागने लगे, एनएससी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लिस्ट होगा, बस स्टिल बीएससी टाइप का स्टॉक को रखे रखो, अगर आपके पास एक अच्छे प्राइस पे है वो। अगर अभी ले रखा है तो फिर तो अपना प्रॉफिट और लॉस का सिनेरियो देख के आप निकल जाना, बट अदरवाइज इट्स गुड स्टॉक टू हैव इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, बहुत लंबे समय के लिए। और उसमें थोड़ा बहुत किसी क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा खराब आ गया तो कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं, बेटर हो उसको लेकर। ठीक है, आई थिंक मोस्टली हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और सेम हम नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेंगे कब, नेक्स्ट संडे को। और नेक्स्ट संडे वाले में हम लोग यही बात करेंगे कि जो स्टॉक हैं उनका शॉर्ट लिस्ट, कि कौन कौन से स्टॉक जो क्राइटेरिया फुलफिल करें, जो ठीक लग रहे हैं। और दूसरा हम लोग टेक्निकली बेसिस पे देखेंगे वो लोग सुपर ट्रेंड के आसपास कहाँ है या नहीं। किसी को कुछ लगता है तो मैसेज कर देना मुझे, कमेंट्स पे डाल देना, या टेलीग्राम वाले मैसेज पे आप डाल देना, फिर मैं उस पे आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय।